हाल ही में 13 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इनमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बाकी सीटों पर इंडिया ब्लॉक या भाजपा विरोधी जीतने में कामयाब रहे हैं। इसे लेकर के जिस दिन ये चुनाव नतीजे आए, इसे लेकर के अखबारों में एक बड़ी सुर्खी ये बनी कि एनडीए का दबदबा नहीं रहा और जो इंडिया ब्लॉक है या गठबंधन है, इंडी ब्लॉक जिसको कहते हैं, इंडिया गठबंधन जो भी कह लीजिए, वो एनडीए पर भारी पड़ा। हर चुनाव अपने आप में हर राजनीतिक दल के लिए एक सीख होते हैं। ठीक उसी तरह से ये उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। और ख़ासतौर पर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में या पश्चिम बंगाल में नतीजे कुछ अलग नहीं आए, वो वैसे ही थे जैसी कि उम्मीद थी, क्योंकि तमिलनाडु में अभी भी विपक्ष बिखरा हुआ है, मतलब द्रमुड़ विरोधी विपक्ष बिखरा हुआ है। तो इसे लेकर के आप देखते हैं कि जितने भी चुनाव हो रहे हैं, ख़ास तौर पर पिछले 10 सालों में, लगातार डीएमके या उसका गठबंधन आगे रह रहा है। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल में अपना सिक्का चलाया, उनका तब से सिक्का कायम है। और 2019 के विधानसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2021 के विधानसभा चुनाव में थोड़ा डेंट होता लगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम रणनीतियों में कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। इन एक चीज़ और भी देखेंगे आप कि उपचुनावों में जब भी नतीजे आपको दिखने को मिलते हैं तो ज़्यादातर मौक़ों पर सत्ताधारी दल को ही बहुमत प्राप्त होता है। तो इस लिहाज से भारतीय राजनीति का जो इतिहास रहा है, भारतीय चुनावी राजनीति का जो इतिहास रहा है, इस लिहाज से देखेंगे तो ये उपचुनाव के नतीजे कोई बहुत अनपेक्षित नहीं है, वो अपेक्षित लाइन पर है। लेकिन इन चुनावों के आधार पर ही ये आकलन कर लेना कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी या एनडीए का सिक्का एकदम खत्म हो गया या कांग्रेस का सिक्का एकदम चमचम चमकता रहेगा और वो खनकता रहेगा, यह मान लेना थोड़ा अतिवाद होगा। होता क्या है कि हम विशेषकर राजनीतिक समीक्षक और राजनीति पर अपनी निगाह रखने वाले लोग स्मृति दोष का शिकार ज़्यादा होते हैं। 2010 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना था और उसके ठीक 1 साल पहले 2009 में बिहार विधानसभा की 18 सीटों के उपचुनाव हुए और उसमें कई सीटें तो ऐसी थीं जो जनता दल और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी गठबंधन था उसके पास थीं, लेकिन उपचुनाव में वो भी सीटें हार गई। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू गठबंधन को 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाला पूरा गठबंधन आगे रहा था। तब भी इसी तरह से कहा गया कि देखिए अब बिहार में लालू के राज की वापसी होनी है। लेकिन ठीक अगले साल जब विधानसभा चुनाव हुए 1 साल बाद, तो उस चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू 2005 के विधानसभा चुनाव की तुलना में और बड़े दल बनकर के उभरे और इतने बड़े दल बनकर के उभरे कि आरजेडी को महज दहाई की आंकड़े में सिमट कर रह जाना पड़ा और वो भी दहाई, कुल जमा उनको 27 सीटें हासिल हुई थी। तो इस तरह से चुनावी आकलन करना एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव को लेकर के, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होगी। क्योंकि होता क्या है कि कई बार
आम जनता जो होती है वो सत्ताधारी गठबंधन को अनमनस्क ढंग से भी वोट दे देती है और कई बार साथ देती है कि चलो अभी इसका 1 साल 2 साल 4 साल समय, या कई बार सबक सिखाने के लिए भी उपचुनाव में सत्ताधारी गठबंधन के लोगों को परास्त कर देती है। लेकिन चुनावी राजनीति जो है ना, वो कोई गणित का फार्मूला नहीं है जिसमें 2 गुणा 2 4 ही होता है या 2 जमा 2 4 ही होता है। राजनीति के फार्मूले में 2 जमा 2 कई बार 0 हो जाता है और 2 जमा 2 कई बार 22 भी हो जाता है। ये वक्त, परिस्थिति और हालात पर निर्भर करता है कि वो गणित किस कदर बैठेगा। जैसे आप उत्तर प्रदेश में जो हुआ आम चुनाव नतीजे जो आए, उत्तर प्रदेश में जो आम चुनाव के नतीजे आए उसको आपने देखा होगा, तो वहाँ भी ये राजनीतिक गणित ही काम किया था। और कई बार आप देखेंगे कि जातीय समीकरण भी सेट नहीं हो पाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी के 2 लड़के मैदान में उतरे थे, लेकिन क्या हुआ, वही जातीय समीकरण था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत गई। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में बुआ और बबुआ यानी अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन सामने आया, फिर भी वो गठबंधन परास्त रहा। लेकिन आप देख लीजिए 2017 के यूपी के लड़के 2024 के लोकसभा चुनाव में सफल हो जाते हैं। तो हर चुनाव, मेरे कहने का मतलब यह है कि हर चुनाव अपने आप में एक राजनीतिक केस स्टडी होता है, राजनीति की नई प्रयोगशाला का नया नियम बनाने वाला होता है। हर प्रयोगशाला हर नज़रिए को अलग अलग ढंग से और उस समय के वक्त, हालात और मौके के हिसाब से देखना चाहिए, उस समय की राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से देखना चाहिए और इस लिहाज से राजनीति की समीक्षा की जानी चाहिए। बस मेरा इतना सही मतलब कहना है। कभी भी एक बने बनाए फार्मूले पर राजनीति नहीं चलती है। अगर बने बनाए फार्मूले पर राजनीति चलती रहती तो 1977 में कांग्रेस की हार नहीं होती। 1980 में जनता पार्टी जो 2.5 साल पहले ही प्रचंड बहुमत से आई थी, वो जीत करके आई थी, उसको बुरी हार नहीं झेलनी पड़ती। तो 1984 में ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की हालत खस्ता थी, लेकिन जब इंदिरा गांधी की शहादत के बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की और वह जीत भारतीय चुनावी राजनीतिक इतिहास की अब तक की रिकॉर्ड जीत मानी जाती है। लेकिन ठीक उसके बाद से जो कांग्रेस का पराभव शुरू हुआ, तो वो ठीक है कि 2004 से 2014 तक वो गठबंधन दलों के सहारे सरकार बना चुकर चलाती रही केंद्र में, लेकिन वो अपना पुराना गौरव हासिल नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि उपचुनाव जो हुए हैं, उन उपचुनाव के नतीजों को इन्हीं संदर्भों में देखा, समझा और परखा जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।